टॉपिक है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs। कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं जो कि एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। इन पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पुराने पेपर में। पुराने पेपर में अक्सर या तो IUDs से सवाल आया है या फिर OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से सवाल आया। तो ये दो टॉपिक आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। IUDs जब हम पढ़ेंगे और इसके बाद OCPs भी, इन दोनों से ही अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो IUDs को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन मेडिकेटेड IUDs, दूसरा कॉपर रिलीजिंग IUDs और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो पहले तो आपको इनकी एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, फिर इनमें जो बातें बताई गई उनसे रिलेटेड आपको पॉइंट बिल्कुल रट लेने, पुराने पेपर में से सवाल पूछा गया। तो पहला हमने नॉन मेडिकेटेड IUDs, इनको फर्स्ट जनरेशन IUDs ही बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल आपको रटनी है लिपीज लूप। दूसरा कॉपर रिलीजिंग IUDs, इनको सेकंड जनरेशन IUDs ही बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल आपको रटनी है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इसके अलावा तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, इनको थर्ड जनरेशन IUDs ही बोला जाता है। और इसमें आपको 2 एग्जाम्पल रटनी है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग IUDs को मेडिकेटेड IUDs भी बोला जाता है। मैं एक बार लिखकर दोबारा आपको बताता हूँ, यहीं पर अभी आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम्पल से ही सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और शॉर्ट में इन्हें बोला जाता है IUDs। IUDs 3 प्रकार की होती है। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs। नॉन मेडिकेटेड IUDs को फर्स्ट जनरेशन IUDs भी बोला जाता है। और इसमें आपको एग्जाम्पल याद करनी है लिपीज लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग IUDs को सेकंड जनरेशन IUDs भी बोला जाता है। इसमें 3 एग्जाम्पल आपको याद करनी है, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। इन तीनों में मल्टीलोड एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे गए। तीसरे आपको याद करनी है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग IUDs, इनको थर्ड जनरेशन IUDs ही बोला जाता है। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद करनी है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। LNG-20 दरअसल शॉर्ट फॉर्म है लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है प्रोजेस्ट्रॉन की, लीवोनॉर्जेस्ट्रल LNG-20। इनसे भी पुराने पेपर में बहुत बार सवाल आ चुके हैं। प्रोजेस्टेसर्ट LNG-20 आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है नॉन मेडिकेटेड IUDs में एग्जाम्पल लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs में एग्जाम्पल कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड, ये इसका पूरा नाम आ जाता है मल्टीलोड 375। तीसरा हार्मोन रिलीजिंग IUDs में आपको 2 एग्जाम्पल याद करनी है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी बात आपको याद होनी चाहिए कि ये जो कॉपर और हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं, इनको ही मेडिकेटेड IUDs ही बोला जाता है। मेडिकेटेड IUDs बोला जाता है। अब एक तो इनके एग्जाम्पल से सवाल आ रहा है, दूसरा सवाल पूछा जाता है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी जो NCERT की लाइन है, वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड प्रॉफ में ही पढ़ाया जाता है। उनसे उन्होंने एक आध सवाल उठा के पूछ रखा है। मैं आपको पहले NCERT वाली लाइन याद कराता हूँ। इन्होंने ये ले रखा है कि ये IUDs किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकती हैं। दरअसल जब कोई भी फीमेल किसी एक स्किल्ड नर्स या फिर डॉक्टर के जरिए इनको इंसर्ट करा लेगी यूट्रस में, तो IUDs करती क्या है कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देती है। फैगोसाइटोसिस तो आप बहुत पहले सुनते आ रहे हैं ना, फैगोसाइटोसिस स्पर्म को बढ़ाई, यानी स्पर्म को पकड़ कर ही खा जाती है।
इसके अलावा जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से, वो करते क्या है कि वो स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देते हैं। इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अब एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो यही लाइन कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हुई है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आपको आंसर लगाना है कि जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से, वो स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं और इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। कुछ इस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकते हैं। इसके अलावा आगे एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के काम करने का तरीका यह है कि ये यूट्रस को अनसुइटेबल बना देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि इट मेक्स द यूट्रस unsuitable for implantation. It makes the uterus unsuitable for implantation and cervix को बना देती हैं hostile to sperm, hostile to sperm। तो दो बातें यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज से रिलेटेड बताई गई कि इट मेक्स द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है उसमें कुछ इस तरीके की चेंजेस कर देते हैं कि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो पाए जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और इसके अलावा सर्विक्स को बना दी हॉस्टाइल टू स्पर्म। हॉस्टाइल से मतलब होता है एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। एक्चुअल में होता ही है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि सर्विक्स से बार्थोलिस ग्लैंड से सिक्रीशन निकलते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉपर्स ग्लैंड करते हैं। तो जब सर्वाइकल म्यूकस बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो इंसेमिनेशन के बाद वो जब सीमेन अंदर पहुंचेगा तो यूट्रस का लास्ट वाला पार्ट सर्विक्स है, उसका आगे वेजाइना है। तो जब सर्वाइकल म्यूकस ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो स्पर्म्स अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करके वो स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। तो उन्होंने सीधी सीधी बात ना लिखकर उन्होंने ऐसे लिखा है एंड मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। अब क्योंकि एनसीईआरटी से ऑप्शन बनते हैं तो आपको एज इट इज रट लेना चाहिए कि हार्मोन रिलीजिंग आईएससीडीज का फंक्शन क्या है। इनको आईयूसीडीज यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने आईयूडीज लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो आपको तीन बातें याद करनी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एक जनरल बात उन्होंने दे रखी है कि आईयूडीज का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि फैगोसाइटोसिस स्पर्म को बढ़ा देती हैं। दूसरी बात लिखी है कि जो कॉपर रिलीजिंग आईएससीडीज हैं उनके जो कॉपर आयंस हैं वो स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म को भी कम कर देते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं जैसे प्रोजेस्टेसर्ट और LNG20, इनके जो हार्मोन्स रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, एक तो वो यूट्रस को अनसुइटेबल बना देंगे फॉर इम्प्लांटेशन और इसके अलावा सर्विक्स को बना देंगे हॉस्टाइल टू स्पर्म। यहाँ उनका कहने का मतलब यही है कि वो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, अंदर यानी यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही। इसके अलावा अगर हम और हायर बुक्स को देखें तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि जब भी कभी आयोडीज इस्तेमाल की जाती हैं तो वो यूट्रस के अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस करते हैं कि जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। इम्प्लांटेशन तो बहुत दूर की बात है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर वो डिप्लॉइड जाइगोट ब्लास्टोमियर में चेंज होगा, फिर वो मॉरुला बनता है, फिर वो ब्लास्टोला ब्लास्टोसिस बनता है, फिर ब्लास्टोसिस 7 से 9 दिन पर इम्प्लांट होता है। ये बात आपको पहले से पता है, पिछले चैप्टर में आप सुन चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आयोडीज को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, तो कुछ ऐसा लगता है टॉपिक पढ़ने पर कि यूट्रस में कुछ ऐसा चेंजेस आ जाते होंगे। अब यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो बच्चे को पढ़ते में ये लगता है कि शायद आयोडीज इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, लेकिन ये बात क्लियर कट बुक्स में लिखी हुई है, हायर बुक्स में, कि कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में फीमेल की यूट्रस वगैरह में फैलोपियन ट्यूब में कि ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देते। इम्प्लांटेशन तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा कहने का मतलब फिर ये है, जैसे पुराने पेपर में एक बार सवाल ये आया था कि कॉपर आयंस जो कॉपर रिलीजिंग आईएससीडी से निकलते हैं कैसे वर्क करते हैं, तो वहां पर एनसीईआरटी वाला ऑप्शन ही नहीं था कि इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। वहां पर जो ऑप्शन दे रखा था कि इट इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन
या इट सप्रेस फर्टिलाइजेशन। तो इनहिबिट फर्टिलाइजेशन वाली लाइन कहां से आई, वो दूसरे टॉपिक से आई। तो अगर एनसीईआरटी वाली लाइन ना मिले कि इस पर मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है या फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है, तो फिर वहां पर ऑप्शन दे रखा होगा कि इट इनहिबिट्स फर्टिलाइजेशन या फिर इट स्टॉप्स फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। याद रहेगी इतनी बात। एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट्स और बहुत जबरदस्त से दे रखे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक बात ये भी लिखी हुई है कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आईयूडीज। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर मेडिकल एंट्रेंस में नीट एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो आपको आंसर लगाकर आना होगा आईयूडीज। क्लास में पढ़ाते में अक्सर टीचर कुछ और दूसरे आईयूडीज, कुछ और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की भी विशेषता बताते हुए बताते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं अक्सर इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि हमें एनसीईआरटी याद करनी है, एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आईयूडी। तो एक नीट की तैयारी करने वाले बच्चे को जो कि 12th या ड्रॉपर है, उसके जहन में सिर्फ ये बात रहनी चाहिए कि अगर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या लगा कर आएंगे, आईयूडीज। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरी लाइन एनसीईआरटी में ये भी दे रखी है कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या बच्चों में स्पेस करने के लिए, मतलब कि जैसे एक बच्चा पैदा हो फिर अगला बच्चा 3 साल के बाद पैदा हो, उसके बाद वाला बच्चा 3 साल के बाद पैदा हो, तो बच्चों के बीच में स्पेस करने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आईयूडी है। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन तो आपको याद होनी चाहिए।